नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और सितंबर के एग्जाम के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज ये 5 नंबर का वीडियो है। अब कोशिश करेंगे कि रोज वीडियो लेकर आए ताकि जल्दी से आपकी तैयारी हो जाए। इसके पहले आपको सीपीसीटी के एग्जाम फॉर्म सितंबर के एग्जाम के लिए भराने लग गए, है ना? तो उस फॉर्म भरते में आप लोगों ने भर भी दिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं भरे होंगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्म अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही सबमिट कराएं, है ना? बाद में करेक्शन के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो जब फॉर्म सबमिट करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है, तभी सारी चीजें चेक कर लीजिए। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोस्टली इसी में गलतियां होती है। आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो सबमिट करने के पहले उसको बराबर चेक कर लीजिए और फिर सबमिट करिए, है ना? क्योंकि बाद में जब बच्चा परेशान होता है तो हम लोग भी परेशान होते हैं, बच्चा खुद भी परेशान होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहले चेक करें फिर सबमिट कराएँ। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों ने मंगल में टाइपिंग करी है, वहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलना है आपको, है ना? तो कीबोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे रेमिंगटन गेल का, ठीक है? जिन लोगों ने मंगल में टाइपिंग करी है, वो रेमिंगटन गेल का कीबोर्ड सेलेक्ट करें। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम। अभी देखते हैं आज किस प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में स्पेल चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन चूंकि ये लगभग हर बार एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है ना? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और यह प्रश्न पूछे ही जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत सारों को आंसर पता होगा, जिनको आंसर नहीं पता होगा तो याद रखेंगे F7 जो होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना? कहाँ मिलेगा हमको ये स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का? अगर हमसे ऑप्शन पूछे या बटन पूछे तो उसको हम बताएंगे रिव्यू टैब में, है ना? रिव्यू टैब में हमको स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन मिलना है। अच्छा, फिर डीप का क्वेश्चन पूछता है कि रिव्यू टैब में हमको कहाँ मिलेगा? तो हमको रिव्यू टैब में सबसे पहला जो हमारा टूल बॉक्स होता है वो होता है प्रूफिंग का। प्रूफिंग के अंदर हमको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का ऑप्शन मिलता है। अगर शॉर्टकट की पूछे तो आप बता दीजिए F7। अगला प्रश्न है, एक आईपी वर्जन 4 पता खालिस्तान बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 जो एड्रेस होता है उसमें कितने बिट होते हैं? तो यह क्वेश्चन भी आता है ना? यहाँ पे क्या है हमारे पास? आईपी वर्जन 4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, जो पहले चलता था, अभी भी चलता है, बंद नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे पास आईपी वर्जन 6, अभी जो लेटेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं। उसमें हम ज्यादा आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस जो हमारे पास 4 है, इसमें हम लोग 32 बिट 32 बिट के आईपी एड्रेस हम इसमें निकाल सकते हैं, है ना? 32 बिट अगर किसी को निकालना हो तो वैसे निकाल सकता है। 2 की घात 32 लगाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें इतने आईपी एड्रेस हम लोग बना सकते हैं। अभी फिर आईपी वर्जन हमारे पास क्या आ गया? आईपी वर्जन 6 अभी हम यूज कर रहे हैं। तो आईपी वर्जन 6 में हम जो बिट मतलब कितने बिट के आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करेंगे तो वहां पर 128 बिट के हम आईपी असाइन कर सकते हैं और सॉल्व करना है तो वही है ना? 2 की घात 128 लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। इतने आईपी एड्रेस हम इसमें असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अभी हम ये यूज कर रहे हैं और आईपी वर्जन जो 4 है इसके पहले हम लोग यूज कर ही रहे हैं, अभी भी चालू है। दोनों को मिलाकर हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है हमारे पास में, और आईपी किसी भी कंप्यूटर का इंटरनेट पे पहचान होती है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान उसके आईपी एड्रेस से होती है, ठीक? अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। काफी अच्छी हिंदी हो गई इसमें, है ना? मैं आपको अर्थ बता देता हूं। हमसे एमएस एक्सेल 2010 का प्रश्न है। क्या पूछ रहा है हमसे? ऐसे टेबल मतलब किसी टेबल के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है जो क्या कर सकता है, जो एक या एक से अधिक, है ना? एक से अधिक जो निरंतर हमारे पास है, क्या है? श्रेणियां है ना? जो टेबल बनते हैं हमारे पास के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल मतलब किसी श्रेणियों के भीतर में और उसको डिटेल में
है ना, क्या मिले बना सकता है, उसका टेबल बना सकता है ना। उसमें क्या हो सकते हैं, अलग अलग आइटम उसमें रखे गए हो या लिस्ट बनी हो, ऐसा हो सकता है। मतलब हमसे एक ऐसे टेबल की बात कर रहा है जिसमें बहुत सारी श्रेणियों को हम एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा टेबल कौन सा होता है एमएस एक्सेल में, उसकी बात की जा रही है। हमारे पास में स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट तो एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। एक्सेल की बात करें तो ये तो होगा नहीं, हमसे इसके अंदर ही तो पूछ रहा है। फिर पिवट टेबल है, फिर ये बार और लाइन। यहाँ पर ये दोनों जो है हमारे पास में, बार और लाइन, ये होते हैं चार्ट, है ना। बार टेबल नहीं होता हमारे पास में, और बार लाइन टेबल भी नहीं होता है। दोनों कैसे होते हैं, चार्ट होते हैं। टेबल यहाँ बचा कौन सा, सिर्फ पिवट टेबल बचा हुआ। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया, ये तो हमने ऑप्शन से लगा लिया। लेकिन पिवट टेबल के लिए याद रखिएगा कि पिवट टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम बहुत सारे टेबल डाल सकते हैं और उनको एक साथ प्रेजेंट करा सकते हैं। साथ ही पिवट टेबल में हमको मल्टीपल चार्ट, है ना, मल्टीपल चार्ट का भी उसमें उपयोग किया जा सकता है और उन पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही जैसी डाटा श्रेणी में मान हम चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे वहां पर अपने आप चार्ट का जो ग्राफ होगा वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा पिवट टेबल। और जो लोग ऑपरेटिंग सीखना चाहते हैं या ऑपरेटिंग सीख रहे हैं या भविष्य में ऑपरेटिंग सीखेंगे, तो याद रखेंगे पिवट टेबल और पिवट चार्ट जो है ये एडवांस एक्सेल का भाग होता है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो पिवट टेबल और पिवट चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वहां पे काम करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल्स को खालिस्तान करने का अर्थ है कि आसन सेल को उसके बाद के एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वो एक एकल सेल के रूप में नहीं रहे हो। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में, है ना, सेलों को क्या करेंगे हम, ऐसा क्या करेंगे सेलों के साथ में, क्या है, सेल्स है, मतलब मल्टीपल सेल्स है, इनके साथ ऐसा क्या करेंगे कि वो हमको एक ही सेल के रूप में दिखाई दे, है ना। मान लो कि इस तरीके से सेल है, तो इसमें हम ऐसा क्या करेंगे, ये मल्टीपल सेल होगी, है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनको आपस में इस तरीके से कर देंगे, इसमें बहुत सारी क्या होगी, आपकी सेल होगी, आपस में जोड़ देना। एमएस एक्सेल में सेल्स को आपस में जोड़ देना, है ना, मतलब बहुत सारी सेल मिलाकर एक सेल को बनाना है, तो वो क्या कहलाएगा। हमारे पास है फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब होता है स्टाइल क्रिएट करना, है ना, या फिर आपने कुछ टाइप किया गया है उसको आप एक अलग स्वरूप में दिखाना चाहते हैं, वो होती है फॉर्मेटिंग, है ना। हम वहां लेते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अलाइनमेंट वगैरह हम सेट करते हैं, ये उसका पार्ट हो गया। फिर हमारे पास में स्प्लिटिंग, स्प्लिट हमको काटना होता है, आपस में अलग अलग डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। एक ही पेज को हेडिंग ऊपर ले जाता है और नीचे फिर हम लिखते चलते हैं, अभी कभी डिटेल में आएगा तो व्यू में मिलता है हमको, एक्चुअल व्यू टैब में। फिर हमारा मर्जिंग और एडिटिंग। एडिटिंग में तो ये है कि आपको करेक्शंस वगैरह करने हैं। मर्जिंग या हम बोलते हैं इसको मर्ज। तो एमएस एक्सेल में मर्ज ऑप्शन का यूज करके हम लोग मल्टीपल सेल्स को आपस में जोड़कर एक सेल बना सकते हैं, भले चाहे उसमें क्या हो, उस एक सेल के रूप में नहीं हो, भले तो उसमें बहुत सारी क्या होगी, सेल होगी, लेकिन जैसे मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही सेल आपको दिखेगी। जब आपको बड़ा डाटा लिखना होता है या हेडिंग लंबी हो रही है या नाम वगैरह या फिगर वगैरह ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें मर्ज कर देते हैं सेलों को, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा फिर आप जितनी चाहे उतनी कर लें। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार है जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, बोल रहा है खालिस्तान एक छोटा अनुकूलन योग्य क्या है भैया, टूल बार है, हमको एक टूल बार बताना है ना। तो एमएस वर्ड का टूल बार है जिसमें क्या मिलता है आपको, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है ना। सेव का ऑप्शन भी होता है। तो ये जो हमारे पास में टूल बार होता है, ये कहाँ पर होता है उसकी हम बात कर लेते हैं, और क्या काम में आता है उसकी भी बात कर लेते हैं, और उसका नाम क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके नाम की, जो प्रश्न पूछ भी रहा है कि ऐसा टूल बार जिसमें सेव, अंडू, रीडू आदि के जो कमांड्स होते हैं और हम तेजी से उसको एक्सेस कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। क्या कहेंगे उसको,
क्विक एक्सेस टूल बार। ये कहाँ पे होता है? तो ये मौजूद होता है भैया टाइटल बार। टाइटल बार देखा होगा आपने एमएस वर्ड की अगर हम बात करें, ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का सबसे ऊपर टाइटल बार, तो इसी टाइटल बार पर हमको यहीं पर क्या मिलेगा? क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा और इस पे हमको मिलेगा ना सेव का ऑप्शन मिलेगा और अंडू का और रीडू का ऑप्शन मिलेगा। इतने ऑप्शन इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से आपको मिलते हैं, है ना? फिर आप चाहो तो उसमें और जोड़ लो। क्या काम में आता है? तो ऐसे टूल्स इसमें रखे जाते हैं या ऐसे यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं जो जिनकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना? तो इसका नाम है ये क्विक एक्सेस टूल बार, ताकि हम तेजी से उन टूल्स को यूज कर सके। और वो कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं टाइटल बार पे, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज और कि अभी हम लोग जो पुराने पूछे गए क्वेश्चन है उसके आधार पर भी सीरीज इसी में जोड़ के तुरंत प्रश्न देंगे, ताकि जो इसके पहले एग्जाम हुए हैं वो पैटर्न भी आपको मैच कर जाए। और जो नए प्रश्न आने वाले हैं उसका तो हम लेकर आ ही रहे कि नए प्रश्न किस तरीके से बनने चाहिए और कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे। तो पुराने जो पेपर है उनको भी हम यहाँ पर उन प्रश्नों को ऐड करेंगे जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है? हमसे एक ऐसी क्या पूछ रहा है? सर्विस पूछ रहा है जो इंटरनेट प्रदान नहीं करता, ये इंटरनेट के द्वारा हमको नहीं मिलती। पहला ऑप्शन दे रहा है हमको ईथरनेट, फिर है एफटीपी, फिर है वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल। ईमेल का तो हमको पता ही है, इंटरनेट से हम ईमेल सेंड रिसीव करते हैं, तो ये तो है। हमसे नहीं के लिए पूछ रहा है ना? कौन सा नहीं है? तो ये तो है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं, है ना? इंटरनेट की सुविधा हमको किससे मिलती है? www के पर ही मिलती है, तो ये उसका ऑप्शन है। फिर एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी हमको कहाँ मिलता है? इंटरनेट पे मिलता है। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए नियमों का समूह है ना? ये भी मिलता है। अब बचा हुआ ईथरनेट, तो ईथरनेट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ईथरनेट बेसिकली है क्या? तो हम लोग ईथरनेट मतलब की बात करते हैं, ईथरनेट कार्ड की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैन कार्ड बोलते हैं, है ना? या हम उसको एनआईसी कार्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो ईथरनेट के थ्रू मतलब एक हार्डवेयर पार्ट है हमारे कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेते हैं। बिना इसके इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम लोग स्थापित नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात। तो ये हार्डवेयर पार्ट है, बाकी ये चीजें जो है ये हमको इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। इंटरनेट की हमको सुविधा है, सर्विसेज। अगला प्रश्न है, ईमेल का खालिस्तान फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। मतलब ईमेल का खालिस्तान फील्ड, है ना, उस ईमेल को प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। मतलब उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, मतलब वो ईमेल किसको मिलेगा? हमारे पास ऑप्शन है टू, सब्जेक्ट, सिग्नेचर और फ्रॉम। अगर हम फ्रॉम की बात करें तो ये जो भेजता है, भेजने वाले के लिए हम यूज करते हैं। सिग्नेचर तो हमको पता ही है और सब्जेक्ट भी हमको पता है कि किस टॉपिक के लिए भेजा जा रहा है। जिसको भेजेंगे हम उसको किससे लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं टू से, है ना? तो प्राप्तकर्ता कौन सा होगा? ये होगा। तो इससे हम उसको संबोधित करते हैं। और अब मैं वापस जाता हूं एमएस वर्ड में। तो ईमेल का क्वेश्चन है, मैं एमएस वर्ड में जाते हैं हम लोग मेल मर्ज पर। मेल मर्ज में जब हम लेटर भेजते हैं किसी को, तो वहां पर भी लेटर भेजने के लिए जो आपको स्पेशल वर्ड यूज करना होता है, या हम अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग टू से लिख देंगे, अधिकारी को लिख रहे हैं टू से लिख देंगे, है ना? मान लो हम किसी को ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहते हैं मेल मर्ज के माध्यम से, है ना? बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहते हैं ईमेल के आउटलुक के थ्रू, तो वहां पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग डियर ना। डियर वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड है जो ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए यूज किया जाता है। और लेटर वगैरह में हम लोग टू यूज करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एक नंबर यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सेल के संबंध में गलत विकल्प चुनिए। मतलब सेल जो होती है एमएस एक्सेल में सेल्स होती है, इसमें से कौन सा गलत है वो हमको पहचानना है। पहला हमको बोल रहा है, स्प्रेडशीट में दर्ज की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जाती है। तो ये तो सही है ना? स्प्रेडशीट में हमको कोई जानकारी डालना है तो कहाँ करेंगे? हम सेल में ही डालेंगे। ये तो सही। हमको क्या चुनना है? गलत विकल्प चुनना है, याद रख। अगला है, कक्षों में अक्षर, संख्याएं और दिनांक जैसे पाठ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कक्ष मतलब सेलों की बात कर रहा है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उसमें टाइप कर सकते हैं, डाटा के रूप में एंटर कर सकते हैं। तो ये भी कैसा है? सही है। फिर बोल रहा है, कक्षों में पाठ हो सकता है
और अक्षर, जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन दिनांक नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो सेल में दिनांक भी डाल सकते हैं। तो ये वाला आंसर कैसा है? ये वाला गलत है ना? जो प्रश्न पूछ रहा था उसका राइट आंसर बिल्कुल यही है। ये बोल रहा है दिनांक नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग सेल में दिनांक डाल सकते हैं और पाठ की संख्या भी डाल सकते हैं, अक्षर भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। अगला वाला पढ़ते हैं। कक्षों में फॉर्म स्वरूपन विशेषताएं हो सकती है जो अक्षरों, संख्या और तिथियों के प्रदर्शित होने के तरीके को बदलता है ना? फॉर्म स्वरूप मतलब फॉर्मेटिंग के अलग अलग टूल्स हो सकते हैं जो आपको डेट अलग तरीके से दिखाए, ज्यादा इफेक्टिव दिखाए। तो ये हो सकता है। तो ये कैसा है? ये भी सही है, गलत है ये वाला। और हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो यही गलत है। ठीक है, तो हम सेल में जो डाटा एंटर करते हैं तो एक्सेल में जाइए, वहां जाके देखिए हमको नंबर्स मिलेगा। हम कौन कौन प्रकार का डाटा इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, करेंसी डाल सकते हैं, डेट, टाइम, है ना? हम लोग इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला गलत है, याद। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग? टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है ना? हमको श्रेणी बताना है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर होगा क्या? बेसिकली ऐसा एडिटर या ऐसा सॉफ्टवेयर जो किस पर काम करता हो? टेक्स्ट पर ही काम करता हो, है ना? नंबर्स पे ना करके किस पे काम कर रहा है? टेक्स्ट पर। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाएंगे? टेक्स्ट एडिटर के सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब हमको यहाँ पहचानना है, ये क्या है? हमारे पास इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कहाँ यूज में आता है ये? तो ये है भैया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हाई लेवल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। फिर है वर्ड प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर, कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है। यहाँ पर सिर्फ यही अलग है, इसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टेक्स्ट एडिटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं वर्ड, है ना? और ओपन ऑफिस पे अगर हम जाते हैं तो ओपन ऑफिस में हम इसी को पढ़ते हैं राइटर। तो ये हमारे पास में क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। इसी में हम लोग टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि आपका नोटपैड होगा या वर्डपैड होगा। तो नोटपैड को भी हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। और जो नोटपैड होता है इसमें हम HTML की कोडिंग करते हैं। बस फाइल को सेव करते समय एक्सटेंशन .html हमें लगाना होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, खालिस्तान निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लैश ड्राइव के नाम से हम थंब ड्राइव को भी जानते हैं। फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, और उसी को एक नाम से हम जानते हैं और उसका नाम है पेन ड्राइव। थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, तीनों के तीनों एक ही के नाम है। तो याद रखेंगे। पेन ड्राइव तो हम लोग पता है क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास में डिस्क अरे है। डिस्क अरे क्या होता है भैया? डिस्क अरे बहुत सारी हार्ड डिस्क को मिला ली हमने और जमा कर ली, एक जगह आपस में जोड़ दी। अब उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। तो ये कहलाता है यहाँ पर डिस्क अरे। इसमें बहुत सारी सिंगल सिंगल हार्ड डिस्क को जोड़कर बड़ा स्टोरेज बना दिया जाता है और फिर उसको कंप्यूटर पे किसी न किसी माध्यम से हम लोग जोड़ देते हैं या नेटवर्क पे जोड़ देंगे, जैसे नीस होती है हमारे पास। और फिर उसमें डाटा सेव करेंगे और वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो वो होता है डाटा अरे होता है। फिर हमारे पास में क्या है? हार्ड डिस्क है और SSD है। तो दोनों को याद रखिएगा, हार्ड डिस्क और SSD दोनों कैसे है? ये है फिक्स डिस्क है, कंप्यूटर में लगाई जाती है स्थायी तौर पर। और जो SSD है आजकल हम इसी का यूज कर रहे हैं। और हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है SSD। SSD जो है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है और SSD की अगर बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, याद रहना। और ये जो SSD होगी हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज या स्पीड से काम करती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। क्या पूछ रहा है हमसे? स्कैन करके पढ़ता है, मतलब हमको एक प्रकार का स्कैनर बताना। दूसरी चीज, खालिस्तान एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित मतलब प्रिंट, मुद्रित मतलब क्या होगा? प्रिंट। पाठ्य मतलब जो डॉक्यूमेंट हमारा, वो कैरेक्टर दर कैरेक्टर क्या करेगा? वो स्कैन करके पढ़ता है। हमारे पास में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है और ये माउस के जैसे काम करती है, पूरे के पूरे माउस के जैसे काम करती है। तो इसमें होता क्या है कि आपका माउस हम लोग ड्रैग करके चलाते हैं और इसमें ट्रैक बॉल एक जगह रखा रहता है, उस पर एक बॉल होता है। बस हम बॉल को उंगली से घुमाएंगे और
कर्सर मूव हो जाएगा, तो ये वहां यूज कर रहे हैं। वहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। क्यों? ऑप्टिकल मतलब प्रकाश की सहायता से क्या कर रहा है, कैरेक्टर को रीड कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, कैरेक्टर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करेगा, तो यही होगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और ये हाथ से लिखे हुए या पुराने जो हमारे दस्तावेज रहते हैं उनको पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, और बहुत सटीक ये स्कैन करता है। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर हम लोग यूज करते हैं एक ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है हमारे पास में, उसी को बोल देते हैं, है ना। हाथ से डिजाइन बनाने की सुविधा हमको देता है, वो हम हमारा होता है डिजिटाइजर, जिसमें एक टैब होता है और एक लाइट पेन होता है, इसकी सहायता से हम बनाते हैं, और बड़े से बढ़िया आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। और मैग्नेटिक इंक कार रीडर, ये तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक इंक कार रीडर कहाँ पे होता है, तो ये हमारे एटीएम कार्ड में जो मशीन लगी रहती है उसमें होता है कार रीडर, और उसमें जो पट्टी लगी होती है वो होती है मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इसको। हमारे प्रश्न का आंसर है फिलहाल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको हम बोलते हैं ओसिया। अगला प्रश्न है, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है? देखिए, जितने भी लोग ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं या पर्सनल थोड़ा कुछ काम कर रहे हो, उनको तो इसका आंसर पता होगा, है ना। जब भी हमको मेल भेजना होता है ना, तो अभी इसको चेक करिएगा आप लोग, जस्ट प्रश्न खत्म होता है, वीडियो खत्म होने के बाद में मोबाइल में चेक करिएगा, आप आपका जीमेल ओपन करिएगा, और जीमेल में, है ना, आप किसी को अगर मेल सेंड करते हैं तो आज हमको एक लेफ्ट साइड में जो बटन मिलता है वो किसके लिए मिलता है, वो मिलता है कंपोज के लिए। हमको किसी को मेल अगर भेजना है तो क्या ऑप्शन मिलने वाला है, कंपोज का ऑप्शन मिलने वाला है, देन फिर हमको मिलेगा टू, है ना, किसको भेजना है उसके लिए, फिर हमको मिलेगा सीसी का ऑप्शन मिलेगा कार्बन कॉपी के लिए, और फिर हमको मिलेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए। ठीक है, तो हम चाहे इसको भेज सकते हैं या इन दोनों को या फिर इन तीनों को भेज सकते हैं, अलग अलग ईमेल एड्रेस डाल के और हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम वहां पर कंपोज मेल करेंगे, कंपोज करेंगे और फिर हम क्रिएट कर सकते हैं, वही पूछ रहा है नया ईमेल आपको सेंड करना है, तो हम कंपोज में जाके और फिर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाँ, अभी क्विक एक्सेस का एक आया था ऑप्शन जिसमें अंडू और रीडू के ऑप्शन होते हैं, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा उसमें ऑप्शन दिए, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। क्विक एक्सेस टूलबार जो टाइटल बार पर मौजूद होता है उसके लिए है कि कौन सा गलत है। इस तरीके के प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं सीपीसीटी एग्जाम में या ट्रिपल सी एग्जाम में, ये क्या करते हैं, लेंदी करते हैं पेपर को। अब आपको इतने पढ़ने हैं, या फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों पढ़ने मतलब 4 आंसर लगाने हैं आपको, तब जाके एक प्रश्न आपका पूरा होगा, है ना, तो ये थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा। पहला बोल रहा है क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं, तो ये सही है। ये वाला कैसा है भैया, सही है। हमको याद रखना, गलत ढूंढना है कौन सा गलत है। फिर एक क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट रूप से कट, अंडू और रीडू बटन होते हैं, तो इसमें अंडू और रीडू बटन होता है, ये कट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है हमको क्विक एक्सेस। तो इसको फिलहाल हम क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। फिर बोल रहा है आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और बटन लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं। और बटन लगाने की बात है, क्विक एक्सेस टूल बार है, मैंने बोला कि ऐसे टूल्स जिनकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो वहां पर रहते हैं, हम कस्टम करके उसमें ऐड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही। फिर है क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है ना। क्विक एक्सेस टूल बार जहां पे होगा सबसे लास्ट में एक हमको ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए तो उसमें शो बिलो द रिबन का ऑप्शन हमको मिलता है, और ये क्या बोल रहा है, नहीं मिलता बोले, है ना, जबकि हमको वो मिलता है, हम चूज कर सकते हैं कहाँ पे हमको रखना है। तो ये वाला भी कैसा है, सही है। गलत कौन सा है भैया, ये वाला गलत है, और ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि कट वाले ऑप्शन को भी बोल रहा है कि क्विक एक्सेस पर होता है, जबकि वो नहीं होता है ना। हमसे नहीं के लिए ये गलत पूछ रहा था, तो उसमें ये वाला गलत है, सेकंड नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से अब इसका ये वाला भी आंसर गलत है और ये वाला आंसर भी गलत है। अब हमको यहाँ ऑप्शन में हम चूज करेंगे तो बी वाला और डी वाला, है ना, ये दोनों ऑप्शन कैसे, बी और डी कैसे है, ये दोनों गलत है। प्रश्न गलत के लिए पूछा तो बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा।
है ना, क्योंकि बी में जो कंडीशन लिखी है वो भी गलत है और जो डी में कंडीशन लिखी है वह भी गलत है। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर, प्रोटोकॉल क्या होते हैं भैया? ग्रुप ऑफ रूल्स, नियमों का समूह जो कहाँ काम करता है? नेटवर्क और इंटरनेट पर काम करता है डाटा के सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कौन करता है? मतलब ब्रिज है। ब्रिज कन्वर्टर नहीं है, ब्रिज सिर्फ रास्ता छोटा कर देता है, किसी बड़े नेटवर्क को छोटे भागों में बांटने के काम करता है ताकि डाटा इधर से घूम के जो जा रहा था वो सीधे सीधे पहुंच जाए। इसको कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते, मतलब इससे प्रोटोकॉल नहीं होगा। फिर है स्विच, स्विच क्या करता है? ये बांटता है ना, मतलब नेटवर्क को क्या करेगा? बांटेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क तैयार करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि आपको बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं, तो वहां पे हम स्विच का कार्य करते हैं, है ना। ये क्या करेगा? क्योंकि ये एक ही नेटवर्क में काम कर रहा है, इसलिए किसी एक प्रोटोकॉल को बदल नहीं सकता है। हब बोल रहा है, हब क्या कर रहा है? तो जैसे स्विच होता है वैसे हब होता है। स्विच ज्यादा स्ट्रांग होता है, हब पर कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं करता है, इसलिए इसको लगाना और निकालना बड़ा आसान है। हब तो हब का काम भी क्या कर रहा है? वो स्विच के जैसे ही काम कर रहा है, लेकिन एक छोटे लेवल पर काम कर रहा है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क में। हमारे पास बचा है गेटवे, और गेटवे इस प्रश्न का राइट आंसर है। गेटवे क्या करता है? दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के काम भी आएगा। साथ ही दो नेटवर्क होंगे, दोनों नेटवर्क में अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे, है ना। कि मान लो कोई ए नेटवर्क का है और कोई बी नेटवर्क का है। अब ये वाला जब डाटा इधर आएगा तो ये तो ए नेटवर्क का था, तो इसके प्रोटोकॉल्स को बदलना पड़ेगा। इसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर कौन काम करेगा? यहाँ पर काम करेगा भैया गेटवे, है ना। गेटवे इसके प्रोटोकॉल को इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से बदल देगा। ठीक है, तो इसलिए हमको प्रोटोकॉल परिवर्तक की जरूरत पड़ती है और वो गेटवे है, और इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्या है? गेटवे है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मेमोरी का उपयोग कभी-कभी सीपीयू को वर्तमान प्रोग्राम और डेटा को तीव्र गति से उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस की बात कर रहा है ना। तो हम खालिस्तान मेमोरी मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग कभी-कभी सीपीयू को वर्तमान प्रोग्राम और डेटा को तीव्र गति से उपलब्ध कराकर प्रोसेस को तेजी से किया जाता है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी, है ना। तो अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो आप उसका आंसर दे दोगे, वही इसका आंसर भी होगा, है ना। तो कंप्यूटर की सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी इस प्रश्न का राइट आंसर है ना। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इसका आकार बहुत सीमित होता है, जिसके रैम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रैम और रोम होते हैं, पर एक्चुअल में हम लोग रैम पर ही सारा काम करते हैं, इसलिए रैम की बात करते हैं, है ना। बैकअप हमारे पास में ऐसी मेमोरी नहीं होती है, बैकअप डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब कि हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है, कि हार्ड डिस्क होगा, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, या आपका पेन ड्राइव होगा, टेप ड्राइव होगा, इन लोगों की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसकी जरूरत हमको, इनके से ये स्लो होती है। सबसे तेज कौन सी है हमारे पास में? वो कैश मेमोरी ही होती है सबसे तेज। अगला प्रश्न है, खालिस्तान नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, है ना। कहाँ पर? दूरसंचार कनेक्शन, लंबी दूरी के लिए, है ना। अब यहाँ पे दूरसंचार कनेक्शन जो हम लोग स्थापित करते हैं, तो उससे क्या स्थापित करते हैं? दूरसंचार से हम लोग स्थापित करते हैं इंटरनेट या नेटवर्क। तो यहाँ पर आप पढ़िए, इंटरनेट या नेटवर्क में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं क्या? नियम। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नियमों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो नियमों के समूह को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल, है ना। और प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनेट या नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पे दूरसंचार कनेक्शन, कनेक्शन स्थापित करना है हमको किसके माध्यम से? दूरसंचार के माध्यम में, टेलीफोन के थ्रू हमको कनेक्शन स्थापित करना है। तो हमको जरूरत किसकी पड़ने वाली है? इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है, और इंटरनेट पर जो नियम काम करते हैं वो किसके होते हैं? प्रोटोकॉल्स, है ना। अब हमारे को बोला डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? किसी वेबसाइट का जो नाम होता है उसका डोमेन होता है। फिर पे पर नेटवर्क सरफेस यूनिट, बैंडविड्थ जो उसकी पल्स या स्पीड होगी, डाटा ट्रांसफर की दर क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है। प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोटोकॉल को आंसर लगाएंगे और आगे चलेंगे। नेटवर्क के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना, साथ ही जितनी आईटी कंपनीज है उनके नाम, उनके सिंबल वो अच्छे से तैयार करना, और जितने भी हमारे पास नेटवर्क और इंटर के क्वेश्चन है, इसमें वर्ड काफी यूनिक आते हैं, हम सुनते नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में पढ़ते नहीं है, देखते नहीं।
तो वही प्रश्न हमारे एग्जाम में 1 या 2 बिल्कुल आ रहा है हर बार से। तो आप ऐसे प्रश्न या ऐसे शब्दों का चुनाव जरूर करें, उनके अर्थों को समझ ले जो हमारे को एग्जाम में सहायता कर दे। कहा के नेटवर्क के और इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ना? इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रोटोकॉल है ना, लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जा रहा है तो आपको लाइन प्रिंटर तो पता ही है। लाइन प्रिंटर के लिए स्पेसिफिक किसी पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको प्रिंटर के लिए पड़ती है ना, और उसी पोर्ट में हम सारे प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, है ना। लाइन प्रिंटर की अगर डेफिनेशन हम बोले तो ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। और लाइन प्रिंटर एक्चुअली इम्पैक्ट प्रिंटर है। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में क्या है हमारे पास, तो वहां पे मिलता है हमको लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर हमको जोड़ना है बेसिकली। तो लाइन प्रिंटर होता है, यह हम बात कर ले सिर्फ प्रिंटर की, है ना। कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए हमको पैरेलल पोर्ट की जरूरत पड़ती है। पैरेलल पोर्ट की हमको जरूरत पड़ती है ना। क्यों इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है। पैरेलल पोर्ट की जो स्पीड होती है ये ज्यादा होती है, और इसमें जितने भी तार होते हैं उन सारे तारों के माध्यम से हम लोग डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो प्रिंटर के लिए हम लोग पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। और रही बात यहाँ पे लाइन प्रिंटर की, तो लाइन को आप भूल जाओ, सिर्फ प्रिंटर याद रखो। सारे के सारे प्रिंटर किस पे जोड़ने, हमको पैरेलल पोर्ट में ही जोड़ने, चाहे इम्पैक्ट हो या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कोई भी प्रिंटर हो, लेजर हो, है ना, या जितने भी है। क्योंकि हमारे पास में प्रिंटर के लिए जो पोर्ट असाइन किया गया है वो कौन सा है, पैरेलल पोर्ट ही है। ठीक, याद रखिए। अब यहाँ पे हमको डिस्प्ले बोल रहा है, डिस्प्ले को तो आपको पता ही है कि हम VGA HDMI पोर्ट यूज करते हैं। हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस ये हमारे पास में उसी के लिए यूज करते हैं हम, या तो ऑडियो के लिए करेंगे या फिर वीडियो के लिए करेंगे, है ना। फिर वीडियोग्राफी करें, है ना, वीडियोग्राफी का मतलब VGA, तो VGA खुद हमारे पास एक पोर्ट होता है जिससे मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रिंटर के लिए जो हम पोर्ट यूज करते हैं वो पैरेलल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमको पहचानना है। नेविगेशन पेन में एक त्वरित पहुंच क्षेत्र है। अच्छा, नेविगेशन पेन जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नेविगेशन पेन यहां से, नेविगेशन पेन आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर जो ओपन करते हैं हम लोग, तो यहाँ वो ऊपर टाइटल बार होता है ना। और टाइटल बार में यहाँ पर जो पेन होता है, यहाँ पे सब ड्राइव वगैरह के नाम लिखे गए, इसकी बात कर रहा है ना। ये क्या होता है हमारे पास में, नेविगेशन पेन होता है, या इसको हम कंटेंट पेन भी कहते हैं। कंटेंट्स होते हैं सारे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कंप्यूटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे कंटेंट देख सकते हैं मेमोरी के अंदर। तो पहला बोल रहा है वो कि नेविगेशन पेन में एक त्वरित पहुंच क्षेत्र है। तो बिल्कुल ये त्वरित जो चलित क्षेत्र है हमारे पास में, है ना। क्यों है, मतलब बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सेस कर सकते हैं। कि यहाँ पर कोई फोल्डर हो, मान लो जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर किसी ड्राइव पे क्लिक किया तो उसके अंदर कंटेंट यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो ये कैसा होता है, बहुत तेजी से काम करता है ना। तो ये क्या देता है हमको, एक त्वरित मतलब बहुत फास्ट क्षेत्र देता है, ताकि तेजी से हम लोग काम कर पाए। तो ये सही है। हमसे क्या बोल रहा है, गलत पहचानना है। अगला है, नेविगेशन पेन का उद्देश्य विंडो एक्सप्लोरर के माध्यम से आसान नेविगेशन को सक्षम करना है। ठीक है, नेविगेशन पेन का उद्देश्य क्या है, विंडो एक्सप्लोरर के माध्यम से आसान नेविगेशन को सक्षम करना। तो ये भी कैसा है भैया, सही है। आसान हो जा रहा है, हमको यहाँ से एक्सेस करना है, एक तो तेजी से हो जा रहा है, दूसरा आसानी से हो जा रहा है। अगला हमसे बोल रहा है थर्ड नंबर का, कि विंडो एक्सप्लोरर की दाई विंडो को नेविगेशन पेन कहा जाता है। कौन सी विंडो को बोल रहा है वो, दाई विंडो को, है ना। विंडोज एक्सप्लोरर की दाई विंडो को। अब यहाँ पर दाया कौन सा है, मतलब कि यह है राइट साइड और यह है लेफ्ट साइड। तो नेविगेशन पेन मैंने आपको कहा बताया है लेफ्ट साइड में, और ये लाइन क्या बोल रही है हमको, क्यों कहां पर है, दाई साइड में होता है, राइट साइड में। तो ये कैसा है, ये है गलत, है ना। ये राइट साइड वाले को हम एक्सप्लोर, वहां पे एक्सप्लोर हो रहा है, तो उसको हम नेविगेशन पेन नहीं बोलते हैं। नेविगेशन पेन या कंटेंट पेन कौन सा है, वो लेफ्ट साइड वाला है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। अगला भी पढ़ लेते हैं। अगला बोल रहा है, नेविगेशन फलक से आप अपने कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर संरचना देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, और फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल हम वहां से देख भी सकते हैं और उन तक पहुंच भी सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी कैसा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। गलत वाला कौन सा है हमारे पास में,
तो ये वाला गलत है। थर्ड नंबर का ऑप्शन कैसा है? गलत। अगला है खालिस्तान केंद्रीय प्रकमन एकक, है ना, मतलब सीपीयू को सबसे पुराना प्रकार है। मतलब यहाँ पे जब मुझे टाइप दिया है इस ब्लैंक इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कौन सी इसमें से तकनीक है हमारे पास में जो कैसी है सीपीयू के लिए सबसे पुरानी है? तो सीपीयू को आपको मालूम है माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर कब बना है? माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो हमको 1971 में मिला है। क्या था उसका नाम? तो उसका नाम था हमारे पास में इंटेल। प्रोसेसर इंटेल के नाम से ही आता है और इंटेल क्या था? 4004। ये पुराना वाला है। और हमसे पूछ भी रहा है कि जो पुराने वाले हमारे पास सीपीयू आते थे वो किस प्रकार के सीपीयू आते थे, सीधा सा क्वेश्चन। हमारे पास बोल रहा है ड्यूल कोर, सिंगल कोर, ट्रिपल कोर और क्वाड कोर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पुराना वाला जो स्टार्टिंग में शुरू में जो हमारे पास में आता था वो आता था ये सिंगल कोर। क्या आता था वो? सिंगल कोर। इस प्रश्न का राइट आंसर ये। उसके बाद जो फिर हमको मिला तो हमको मिला है ड्यूल कोर। ड्यूल कोर में कितने हो गए? इसमें एक कोर था। ड्यूल कोर में हमको कितने मिल गए? डबल कोर मिल गया। ड्यूल कोर के बाद हमको मिलता है फिर क्या? क्वाड कोर मिलता है ना। क्वाड कोर में कितने कोर हो गए? उसमें हो गए 4। इसके बाद फिर हमको मिलता है क्वाड के बाद में हेक्सा कोर, है ना। हेक्सा कोर में हमको कितने मिलते हैं? 6 कोर मिलते हैं। और इसके बाद फिर हमको मिलता है ऑक्टा कोर और उससे हमको मिलते हैं 8, है ना। तो इतने कोर पे हम लोग बात कर रहे हैं और अभी जो प्रोसेसर आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं? जनरेशंस में आ रहे हैं। तो जनरेशंस तो बढ़ी गई हमारे साथ में और साथ में क्या बढ़ रहा है? कोर भी बढ़ते चल रहे हैं। कोर बढ़ने का मतलब ये है कि अब हमारा कंप्यूटर उतने ज्यादा अंदर जाके और फाइन एक्यूरेसी के साथ में प्रोसेस कर सकता है जिससे परिणाम हमको अब अच्छे मिलते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, कोर को। अगला क्वेश्चन है MS Excel 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है। मतलब MS Excel 2000 क्या बोल रहा है? 365 है ना। MS Excel 365 में अच्छा ये किसी के लिए भी पूछे, चाहे 365 पूछे, 10 पूछे, 16 पूछे, 19 पूछे, 21 पूछे या पुराने वाले 7 इसके पहले कुछ भी जो चाहे वो पूछ ले। वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल खालिस्तान के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई सेल होगी इस तरीके से, अगर हमारे पास में सीट हो गई ये सेल, ये कॉलम हो गए हमारे A, B और C, है ना। और इस तरफ मैं बना देता हूं रो, है ना। तो यहाँ पे हो गई 1 2 3 4। अब पर्टिकुलर अगर मेरे को बात करनी होगी इसकी कि इस सेल का बात कर रहा है ना। इस सेल क्या बोल रहा है? वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान, मतलब इस सेल की पहचान हम कैसे बताएंगे? तो जाहिर सी बात है हम लोग सेल की पहचान कैसे बताते हैं? उसके एड्रेस से बताते हैं। इसका एड्रेस क्या होगा? B2। तो B2 क्या हो गया? इस सेल का एड्रेस हो गया। और सेल के एड्रेस को ही हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंस। और किसी भी सेल रेफरेंस से हम उस सेल का क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। सेल रेफरेंस से या सेल एड्रेस से उस सेल की पहचान कर सकते हैं। कि मैं यहां पर आपको बोलूं कि हमको जाना है C3 पर, है ना। अब C3 मैंने बोल दिया तो C3 क्या होगा? तो ये C हो गया आपका और ये 3 हो गया, मतलब हम इस सेल की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी वर्कशीट में इस सेल का एड्रेस क्या है या रेफरेंस क्या है? C3 है। इसी से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी सेल पर काम करना है और कौन सी सेल पर हमको फार्मूला लगाना है, बाकी सारी चीजें जो। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है आंसर है? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये हो गए आज के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे इसके बाद में तो पुराने क्वेश्चंस पे आधारित पैटर्न पर और साथ में नए पैटर्न पर दोनों को मिक्स कर कर लेकर आएंगे। तो पुराने कैसे पूछे गए हैं वो प्रश्न और नए वाले प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो वाले प्रश्न, दोनों को मिलाकर और फिर आप यहाँ से आपको एग्जाम तक के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर ले, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और वहां पर आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट हम हर बार सारे एग्जाम में देते हैं CPCT के, तो वो मिलने वाले हैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे। तो उसको ध्यान से जाकर लिंक दी गई है उसको ज्वाइन कर लेंगे
और अगर किसी को बात करनी हो मेरे से तो इंस्टाग्राम पे जाके इंस्टाग्राम का चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे डीएम करें। ठीक है? तो वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम जाएगी तो हम जाके वहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी आप यहाँ तक वीडियो देखकर आए हो, नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप करते रहिए तैयारी। तब तक के लिए जय हिंद।